हाइड्राइड हो गया था, मेटल हाइड्राइड हुआ था, हाँ मेटल नाइट्राइड बाकी था। ओके हाइड्राइड हो गया था, नाइट्राइड हो गया था। एक एग्जांपल आपको दिया था मैंने Mg3N2 वाला। ओके ठीक है। ओके तो पहले उसको देख लेते हैं। रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन विद मेटल नाइट्राइड, रिएक्शन विद मेटल नाइट्राइड। ठीक है एग्जांपल को कर दिया था Mg3N2, Mg का वैलेंसी 2, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा Mg3N2। क्या आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था? हाँ कितने लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था? ओके बोलो क्या है? N की वैल्यू 3 है, उसके साथ एक Mg और दूसरा N के साथ एक Mg दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो लास्ट की वैलेंसी N की रहेगी उसके साथ एक और Mg बनाएगा। ओके फिर से बोलो ये N है, उसके साथ दो बॉन्ड Mg एक बनाए, एक Mg दो बॉन्ड बनाए इधर। हाँ फिर एक बॉन्ड Mg का इस तरफ, दूसरा बॉन्ड Mg का दूसरे N के साथ, और दूसरा बाकी के दो बॉन्ड Mg। सबका वैलेंसी सेटिस्फाइड है? Mg का वैलेंसी कितना है? 2। तो देखो Mg ने 2 बॉन्ड बनाए, Mg ने 2 बॉन्ड बनाए, Mg ने 2 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है? 3। तो बॉन्ड कितने बनाए? 3। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? 3। यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? 3। नहीं समझा? इसके साथ रिएक्शन करना था H2O। पहले इसके बॉन्ड छोड़ लेते हैं। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करेंगे? नाइट्रोजन। ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्ड नाइट्रोजन। समझ में आया? नहीं है? ठीक है। Mg के दोनों बॉन्ड Mg के साइड में आए कि अपोजिट साइड में गए? इसका मतलब Mg के ऊपर चार्ज रहेगा +2। नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आए कि अपोजिट साइड पे गए? तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा -3। Mg के दोनों बॉन्ड अपोजिट साइड में गए तो चार्ज रहेगा +2। नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ आ गए तो ये रहेगा -3 और ये रहेगा Mg+। समझ आ गया? ओके रिएक्शन किसके साथ करना है? H+ और OH-। अब आप बताओ ये H+ है किसके पास जाना पसंद करेगा? नाइट्रोजन के पास, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये H+ है किसके साथ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज कितना है? और इसके ऊपर है +1। तो एक -3 को कितने H+ चाहिए? 3। तो इसको 3 चाहिए, इसको 3 कितने? 6। एक H2O एक H+ आयन देगा तो 6H2O 6H+ आयन देगा और 6H+ आयन देगा तो OH- भी 6 होगा। ये गेट में पॉइंट नहीं समझा? ठीक है ना? उसके बाद Mg के ऊपर चार्ज कौन सा है? It will try to pull H+ और OH-। So OH having -1 charge, Mg having +2 charge. So to neutralize this +2 charge, how many moles of OH- ions are required? तो इसको देंगे हम लोग 2 moles of OH-, इसको देंगे 2 moles of OH-, इसको देंगे 2 moles of OH-। कितना हो गया? 6 और 6 Give 3 moles of H+, give 3 moles of H+. Done? Okay. Now you can form the bonds. So if Mg+ to react with 2 moles of OH-, product will be MgOH/2. 1 mole of N-3 react with 3 moles of H+, it is converted into NH3. This Mg+ to react with 2 moles of OH- is converted into MgOH/2. This reacts with 3H+ is converted into NH3, and this gives Mg
OH by 2. So what will be the balance reaction? Mg3N2 reacts with 6 moles of H2O is converted into 3 moles of MgOH by 2 plus 2 moles of NH3. Is it a balance reaction? Yes. Pakka? Yes. Done? Yes. Okay. Can I say this is redox reaction? Huh? Can I say this is redox reaction? Can I say this is oxidation reaction? Can I say this is reduction reaction? Which one is possible? Oxidation, reduction or redox? Huh? Redox होगा? I'm asking question. Check कर लो. पेन पेंसिल लिखो मैंने. तो आपको इसकी आदत हो जाएगी ना बिना पेन पेंसिल से सॉल्व करने की. तो वही सबसे अच्छी बात है. Done? Let's start. Here, oxidation number of magnesium is +2, nitrogen is -3, oxygen is hydrogen is +1, oxygen is -2, magnesium is +2, oxygen -2, hydrogen +1, nitrogen -3, hydrogen +1. कोई ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? हाइड्रोजन भी +1 का +1 ही है, ऑक्सीजन भी -2 का -2 ही है, Mg +2 का +2 है और नाइट्रोजन -3 का -3 है. इसका मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है. अंडरस्टूड? समझा नहीं? ठीक है. कितने लोगों ने ये रिएक्शन कंप्लीट किया था? कल दिया था वो. बैलेंस हुआ था? ठीक है. रेड नहीं हो रहा है तो पूछा करो. बात तो मैं पूछूंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा सेहत के लिए. ऑक्साइड हो गया, हाइड्राइड हो गया, नाइट्राइड हो गया. सही है. ठीक है. ये था हमारा सेकंड रिएक्शन. किसके साथ? मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ. मेटल नाइट्राइड में से पहला रिएक्शन था लिथियम वाला और दूसरा था मैग्नीशियम वाला. तीसरा देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड. एल्यूमिनियम नाइट्राइड. और बस 1 मिनट का आपके पास समय है इसको पूरा करने के लिए. फिर पूछता हूं मैं. एल्यूमिनियम नाइट्राइड
वैलेंसी से ही पता चलेगा इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 3, नाइट्रोजन का कितना है 3, उसको बोलेंगे 1:1, तो एल्यूमिनियम रहेगा 1 और नाइट्रोजन रहेगा 1, तो फॉर्मूला रहेगा LiN, सॉरी AiN। कितने मोल्स ऑफ H2O लगेंगे 3 मोल्स ऑफ, गुड। डन, ओके चलो कॉपी क्लोज कर दो। 9th वाला है रिएक्शन विद मेटल कार्बाइड, रिएक्शन विद मेटल कार्बाइड, हो गया। अब ये कैसे देखेंगे, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कैल्शियम और यहाँ पे लेता हूँ कार्बन। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है और कार्बन का वैलेंसी 4 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहेगा 1:2, क्या होना चाहिए 1:2, ठीक है। कार्बाइड में डिफरेंट तरीके से कार्बाइड बना सकते हैं, उनमें से ये एक कार्बाइड है जिसमें कैल्शियम रहेंगे 2 और कार्बन रहेगा 1, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड। कल मैंने आपको बताया था बाइनरी मॉलिक्यूल्स, तो उनमें से एक कार्बाइड भी था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ca2C, इट इज कैल्शियम कार्बाइड। सपोज आई एम राइटिंग हियर Mg2C, इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नीशियम कार्बाइड। मैं यहाँ लिखता हूँ CaC2, इसको मैं बोलूंगा कैल्शियम कार्बाइड। मैं यहाँ लिखता हूँ MgC2, इसको मैं बोलूंगा मैग्नीशियम कार्बाइड। ना चार्ज नहीं है, हम कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। पहली बात Ca2C, हमको इस बात का ध्यान रखना है उनका वैलेंसी जो रहेगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कैल्शियम का वैलेंसी कितना है 2 और कार्बन का 4, तो इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अटैच टू कैल्शियम, अटैच टू कैल्शियम, ठीक है। दूसरा कैल्शियम डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कैल्शियम, हो गया दोनों का स्ट्रक्चर। क्या इसमें सबने अपना अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? क्या इसमें सबने अपना अपना वैलेंसी सेटिस्फाई किया? सेकंड थिंग इज दैट calcium is a metal and carbon is a non-metal. It means this bond must be ionic. Calcium and calcium, this bond must be covalent. Calcium and carbon, this bond must be ionic bond का मतलब ये होता है कि वो bond दो ions के बीच में है। Second thing is that this calcium is a metal which is electropositive and carbon is a non-metal which is electronegative. So electronegative when attached to electropositive, at that time the bond is shift towards the non-metal. Why? Because non-metal is an electron rich and metal is an electron, it is an electronegative and electropositive, I mean to say. Okay. Ionic bond means they are always present in the form of ions. But here no ions till now. It means this is present in the form of, this is +1 -1. This is present in the form of -1 and +1. Okay. Ionic bonds, ionic molecules में डायरेक्ट बॉन्ड्स नहीं होते हैं, उनमें आयंस भी होते हैं। समझा नहीं समझा? इसमें क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। This will be +2 -4 and +2. Did you get my point? Yes. Ionic compound always always stable in the form of ions. So they are present in the form of ions, and this is also present in the form of ions. Okay. React with water. So H plus and OH minus.
Tell me how many moles of waters are required here? Why? This negative will pull 1 H plus ion. Here having total -2 charges. So they need how many H plus ion? 2. So 2 moles of H plus 2 moles of OH. This H plus goes here. This H plus goes here. क्या होगा? H attached to C, triple bond C attached to H. Molecular formula C2H2. अब क्या होगा? 2 moles of OH minus goes with calcium, तो क्या बनेगा? CaOH/2. डन? नहीं समझा? जनरल रिएक्शन क्या होगा? CaC2 react with 2 moles of H2O, it is converted into क्या? CaOH twice plus C2H2. Did you get my point? Yes. Okay. Okay. What about this reaction? React with 4 moles of H plus and 4 moles of OH minus. Okay. This all 4 H plus and goes with carbon. So they are converted into CH4. Out of 4 OH, 2 OH goes here and 2 OH goes here. So it is converted into CaOH/2 and it is converted into CaOH/2. Okay? चलिए आगे. What will be the balance reaction? Ca2C on reaction with 4 moles of H2O, it is converted into CaOH/2. How many moles? 2 moles with CH4. समझा नहीं समझा? क्लियर है? ओके है? देखो एक बार. एमजी का भी सेम होगा, वैलेंस सिस्टम सेम होगा, कोई फर्क नहीं. यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो, इसमें तो आगे चलते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंट है क्योंकि दोनों में कार्बन का क्वांटिटी डिफरेंट है. ठीक है, पॉसिबल दोनों है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये वाला यूज करते हैं. रीजन इज दैट कार्बन शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी. मीनिंग ऑफ कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज टू लिंक विद सेम टाइप ऑफ एटम. Just like here carbon attached with carbon. So this is the special property of carbon, and that's why whenever more than one carbon is possible and if more than one structure is possible, so they will try to form such a structure in which there must be a bond between carbon and carbon, and that's why this molecule is more common compared to this one. इसका मतलब ये नहीं कि यही पॉसिबल है, ये दूसरा पॉसिबल नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज करते हैं. दोनों का स्ट्रक्चर अलग है. इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट मिला. यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है और इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंट मिला. सेकंड थिंग, रेशियो भी डिफरेंट है. यहाँ पे रेशियो क्या है? 2:1. यहाँ पे रेशियो क्या है? 1:2. ठीक है, इस प्रकार से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उससे मिलने वाले प्रोडक्ट भी चेंज होंगे. ठीक है यहाँ तक? ओके. पर तीसरा एग्जांपल आपको बोलता हूं, मुझे एल्यूमिनियम का कार्बाइड बनाना है. तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? Al4C3. ओके. एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, कार्बन वैलेंसी 4, so this is Al4C3. ओके. 30 seconds for structure. नहीं लिखना है, ऐसे इमेजिन करो. That will be good.
all atoms must satisfy their valency. Done? Okay. I'm starting with aluminium. Aluminium triple bond carbon attached to aluminium double bond carbon. क्योंकि हमको इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करना है. Double bond attached to aluminium, single bond attached to carbon, triple bond attached to aluminium. Is it? All atoms satisfy their valency? Yes or no? Valency of aluminium is 3 and valency of carbon is 4. So aluminum forms 3 bonds and carbon forms 4 bonds. So valency is satisfied. Okay यहाँ तक? चलिए आगे. Okay now. Aluminum is a metal and carbon is a non-metal. So bond will shift towards non-metal. How many bonds are there? 3. So all 3 bonds are shift towards carbon. This bond shift towards carbon. So aluminum gets which charge? +3 and carbon will get -4. How many aluminiums are there? 4. So all 4 aluminiums having which charge? +3. How many carbons are there? 3. So all carbons having which charge? -4. ये समझा नहीं समझा? यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप करते थे उसको मैंने वन स्टेप में कर दिया है. तो सेम रिएक्शन करना है सेम टाइम पे तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग. ओके ना. नाउ इनका रिएक्शन करना है रिएक्शन विद H प्लस एंड रिएक्शन विद OH माइनस. वन एल्यूमिनियम नीड्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ H plus OH because this OH will goes with aluminium. One aluminium plus 3 needs how many moles of OH minus? So total कितने हैं? 4. So total OH minus should be 12. So 12 moles of H plus and 12 moles of OH minus. So what will be the product here? Here will be 4 moles of AlOH by 3. Here, what will be product? 3 moles of CH4. Is it? Is it? Okay. What will be the balance equation? Al4C3 reacts with 12 moles of H2O is converted into 4 moles of AlOH by 3 plus 3 moles of CH4. Did you get my point? एक बार देख लो. इनमें से कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हो. इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर होगा. नहीं दिस इज नॉर्मल. सभी रिएक्शन का काम है. तो इस लेक्चर में और इसके बाद वाले लेक्चर में फिर से पढ़ने वाला है. तब तो पूछूंगा मैं. तो कितने रिएक्शंस हो गए? 9. राइट. जो बाकी है उसको जल्दी कंप्लीट. तो बजे रखो काम नहीं. रसोई कैसी है? जब कोई एसिड लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है H प्लस. हाँ तो कोई लिख देगा. जब भी कोई ऐसा लिखा जाएगा कि बेस लिखा है वो पूरा बेस नहीं लिखा जाएगा. वो इस माइनस लिखा जाएगा.
एक बार हो गया। ठीक है, चलो look here. Next reaction number 10. Reaction with metal phosphide. ठीक है, एक सिमिलरिटी है. Reaction with metal nitride and reaction with metal phosphide are similar. Why? Because नाइट्रोजन का भी वैलेंसी 3 है और फास्फोरस का भी वैलेंसी 3 है. ओके, एग्जांपल बताता हूँ. सपोज आई एम यूजिंग द फॉस्फाइड ऑफ मैग्नीशियम. Valence of magnesium is 2 and valence of phosphorus is 3. So this molecule will be Mg3E2. So total moles of Mg will be 3 and total moles of phosphorus will be 2. Okay. कितने बॉन्ड बना है phosphorus में? 3. So structure will be Mg double bond phosphorus attached to Mg attached to phosphorus double bond Mg, and whenever group number 15 elements forms 3 bonds, so they must have one lone pair. So there will be lone pair and there will be lone pair. इसका स्ट्रक्चर और Mg3N2 का स्ट्रक्चर both are same. ये क्या था? Mg double bond phosphorus single bond Mg double bond nitrogen single bond Mg single bond nitrogen double bond Mg और इनके पास था लोन पेयर. तो प्रॉपर्टीज विल बी सेम. इन केस हम सिंपली लिखते हैं Mg3P2 और इसका रिएक्शन करते हैं H2O. सो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ H2O? कैसे? Mg having charge plus 2, it needs how many OH minus 2? So 1 Mg needs 2 OH minus, so 3 Mg needs 6 OH minus, and to produce the 6 OH minus they must need 6 moles of H2O. Is it clear? What will be the possible product? MgOH by 2, moles are 3, and next will be PH3, moles are 2. NH3 को क्या बोला था? अमोनियम. इसको बोलते हैं फॉस्फाइड. क्या बोलेंगे? फॉस्फाइड. and ये पॉइजनस इन नेचर. ये जो होता है ये पॉइजनस होता है. ठीक है, ओके, राइट. लिख सकते हो. अब तो सेम टाइप के ना नाइट्रोजन लेते हैं, इसमें ज्यादा रिपीट नहीं किया. लिख सकते हो रिएक्शन ऑफ मेटल फॉस्फाइड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल नाइट्राइड विल बी सिमिलर.
ओके। चलो उसके नीचे बॉक्स में लिखना विट्रियोल, क्या लिखना? विट्रियोल। देखो vitriols are hydrous metal sulfate, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सल्फेट का? सल्फेट का SO4 माइनस। vitriols are the hydrous metal sulfate, ठीक है। देखो अब I am writing here CuSO4, so can I say this is metal sulfate? तो सल्फेट के साथ कौन प्रेजेंट है? मेटल, so can I say this it is the metal sulfate? If here are x mole of H2O, it means it is hydrous metal sulfate। क्या होगा? हाइड्रस मेटल सल्फेट। तो इफ हम यहाँ पे ऐसा कोई मेटल रखते हैं जिसका क्वांटिटी हमको नहीं पता, इट डिपेंड करता है उसका वैलेंसी कितना है, तो यह हो गया हाइड्रस मेटल सल्फेट। और ऐसे हाइड्रस मेटल सल्फेट को हम बोलते हैं विट्रियोल। क्या बोलेंगे? विट्रियोल। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विट्रियोल, तो बोलेंगे विट्रियोल और द हाइड्रस मेटल सल्फेट। इनमें से आपको यहाँ पे दो विट्रियोल पढ़ना है, एक पढ़ना है ब्लू विट्रियोल और दूसरा पढ़ना है ग्रीन विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है CuSO4.5H2O, इसका कलर रहेगा ब्लू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। हाइड्रस मेटल सल्फेट, हाइड्रस कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रस कॉपर सल्फेट, समझा? पेंटाहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियोल। FeSO4.7H2O, हाइड्रस मेटल सल्फेट, हाइड्रस आयरन सल्फेट, हेप्टाहाइड्रस फेरस सल्फेट इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। समझा नहीं समझा? ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्रीन विट्रियोल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल? समझा नहीं समझा? लिखो ये, इससे बोलो ब्रैकेट में लिखो ये। फिलहाल तो मतलब काम के दो ही आते हैं, एक तो ऑर्गेनिक में आता है, मतलब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब उसको देखेंगे। एक साथ 3-4 होंगे तो मिक्स हो जाएंगे, इससे पहले दो को याद रखो। और इतना ही। So this is about the vitriol. चलो कॉपी क्लोज कर दो, इधर आओ। H2 is called as हाइड्रोजन। बोलना तो चाहिए डाइहाइड्रोजन, लेकिन बोलते हैं हाइड्रोजन। इसके जैसे दूसरा आता है जिसको बोलते हैं D2, इसको बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन।
ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 4, डबल है, ज्यादा है, हेवी है, इसलिए उसको बोलेंगे हेवी हाइड्रोजन। H2O is considered as a normal water, या तो ओनली वाटर लिखेंगे तो भी चलेगा। ऐसा ही आता है H2O जिसको हम बोलते हैं हेवी वाटर। क्या बोलेंगे? हेवी, क्योंकि इसके कंपेयर में इसका वेट ज्यादा है। इसका वेट कितना होगा 80, तो इसका कितना होगा 20। समझा नहीं समझा? दिस इज नॉर्मल वाटर, दिस इज हेवी वाटर। ओके, अब ये बनेगा कहां से? ये इसका आइसोटोप है ना, और हाइड्रोजन जो होता है वो 99.985% जो होता है वो हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है, और बचा हुआ थोड़ा सा परसेंट जो होता है वो ड्यूटेरियम, मतलब नेचर में ड्यूटेरियम है। जब नेचर में ड्यूटेरियम रहेगा तो H2O के साथ साथ H2O भी बनेगा। समझे बात को? दूसरी बात, अब इसके बारे में हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। पहली बात हम लिख सकते हैं इट्स मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इज हाई। ये हाई किसके हिसाब से? नॉर्मल H2O के हिसाब से। इसका डिस्कवरी किया था यूरे ने, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, मैं तो यूरे बोलता हूँ, साइंटिस्ट का नाम है, और ये हुआ था 1932 में। तो 1932 में, और मेरे हिसाब से ऐसे बातें बताना सबसे बोरिंग काम होता है जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है। मजा कब आता है? रिएक्शन ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये सब लिखी लिखी बातें टेक्स्ट बुक पढ़ के आ सकती है, रूल ये कहता है कि इसको भी पढ़ाना तो बोलना पड़ता है, ठीक है? तो इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? सेकंड थिंग, जो नॉर्मल H2O होता है और H2O, मैंने बोला था नेचर में ड्यूटेरियम भी है और नेचर में हाइड्रोजन भी है, तो नेचर में H2O भी है और नेचर में D2O भी है। H2O जो रहेगा वो लाइट वेटेड है कंपेयर टू D2O, और इसलिए H2O का डाइजेशन इजीली होता है कंपेयर टू D2O, ठीक है? अब इनका रेशियो ऐसा होता है 1:5000, और इसका रीजन ये है क्योंकि इनका परसेंटेज भी वैसे ही था। ये हाइड्रोजन जो होता है ये होता है, और ये H2 और ये D2, दिस इज प्रोटियम एंड दिस इज ड्यूटेरियम, ये होता है 99.985। तो जितना है उसमें सर ये अप्रोक्सीमेटली यही है ना, तो ये नहीं के बराबर है, तो सिंपल सी बात है इसका क्वांटिटी भी आपको नहीं के बराबर मिलेगा। तो 5000 वाटर के मॉलिक्यूल्स देखोगे, 5000 H2O के मॉलिक्यूल्स देखोगे, तो उनमें से एक आध आपको D2O मिलेगा। मतलब हम जब पानी पीते हैं उसमें एक आध में D2O चले जाता है पेट के अंदर, लेकिन हमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो नेचर में D2O H2O बोथ आर प्रेजेंट, और इनका रेशियो बहुत ही कम है, इसका D2O का, इसलिए वो हमको समझ में नहीं आता है कि इतना ज्यादा है, ठीक है? अब आप बोलोगे सर हमने तो ये 5000 वाटर मॉलिक्यूल स्टडी की है, इसमें क्यों पूरे के पूरे H2O ही मिले, D2O तो मिला ही नहीं। आपने तो बोला था 5000 के अंदर एक मिलेगा, ये एवरेज रेशियो है। किसी पर्टिकुलर रीजन पे D2O का क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकता है कंपेयर टू H2O, और किसी पर्टिकुलर रीजन पे D2O का क्वांटिटी कम भी हो सकता है कंपेयर टू H2O। तो ये जो है वो एवरेज में निकाला गया है, ठीक है? तो किसी जगह ज्यादा हो सकता है, किसी जगह कम हो सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट इफ ऐसा है तो हमको हमेशा क्या मिलेगा? अब इसमें नहीं के बराबर है कौन, तो हम यही मानेंगे कि हम जो वाटर पी रहे हैं वो कौन सा है? नॉर्मल, ना कि हेवी। लेकिन इफ हमको हेवी वाटर चाहिए तो क्या करना होगा? D2O चाहिए तो क्या करना होगा? देखो D2O अकेला तो प्रेजेंट नहीं होता है, वो किसके साथ होता है? तो हमको D2O ही चाहिए। किसी ने बोला कि इसके बाद हम नॉर्मल वाटर नहीं पिएंगे, हम हेवी वाटर ही पिएंगे, हम जैसे लाए चाहे ला दो, तो किसको सेपरेट करना होगा? D2O और H2O दोनों को सेपरेट करना होगा। लेकिन ये प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लेंथी होगा, लॉन्ग टर्म वाला होगा। क्यों?
क्योंकि जिसको रिमूव करना है वो बहुत ज्यादा है और जिसको जो हमको एटम प्रोडक्ट करके चाहिए उसका क्वांटिटी बहुत कम है। समझा नहीं समझा? ठीक है, ओके। अब होगा ऐसे, इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम इन दोनों में से किसका मास कम है? हाइड्रोजन। तो जहां पे भी हाइड्रोजन रहेगा इसका इलेक्ट्रोलिसिस फास्ट होगा और जहां पे भी ड्यूटेरियम रहेगा उसका इलेक्ट्रोलिसिस स्लो होगा। सही है। और इलेक्ट्रोलिसिस जब कंपटीशन की बात आती है तो वही जीतेगा जो फास्ट होगा और वो हारेगा जो स्लो होगा। सही है ना? ओके। अब हमको इन दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो हमारे पास जो मिक्सचर रहेगा वो रहेगा H+ OH-, फिर रहेगा D+ और यहाँ रहेगा OD-। सही ना? अरे H2O को जब स्प्लिट करेंगे तो H+ और OH मिलेगा। सिमिलरली on the dissociation of D2O there must be D+ and OD-। okay, in case for electrolysis on anode who will try to oxidize OH- and OD-। इन दोनों में से which one will show the fast reaction? और इसीलिए रिएक्शन कौन करेगा? OH-। सही है, मतलब ये तो चला गया। ओके। जब बात करेंगे कैथोड P चार्ज इज नेगेटिव, कौन जाना पसंद करेगा? H+ and D-, which is also show fast reaction। इसका मतलब इन दोनों में से कौन चला गया? H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा O2 और यहाँ पे हमको मिलेगा H2। तो सॉल्यूशन में से H+ ने रिएक्शन किया, OH- also shows the reaction which are still reactive, D+ and OD-। सॉल्यूशन में क्या बचेगा? D+ and OD-। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा? D2। सही है, लेकिन जिसको रिमूव करना है उसका क्वांटिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलिसिस हमको थोड़े समय के लिए करना होगा या ज्यादा टाइम के लिए? और इसलिए ऐसा कहा जाता है ये इलेक्ट्रोलिसिस होता है प्रोलॉन्ग। लॉन्ग का प्रोवर्जन ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हमको कब मिलेगा? जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। लेकिन कैसा इलेक्ट्रोलिसिस? प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा। समझा नहीं समझा? ठीक है। नॉर्मली बात करेंगे तो स्ट्रक्चर नियर अबाउट सिमिलर रहेगा तो H2O का होता है। ऑक्सीजन रहेगा, इसके पास 2 लोन पेयर्स रहेंगे, यहाँ पे रहेगा ऐसे। ओके, समझा नहीं? ठीक है। लेकिन हम सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं तो सोल्यूबिलिटी का नेचर D2O का कम है और H2O का ज्यादा है और इसीलिए अभी भी H2O इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, D2O में नहीं होते हैं। तो सोल्यूबिलिटी पावर ऑफ H2O इज ग्रेटर देन सोल्यूबिलिटी पावर ऑफ D2O। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके। अब
ये वही है कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस जो हाइड्रोजन था, ठीक है। इसलिए पता नहीं चलेगा वाटर में है कि नहीं। सपोज ये ब्लू कलर का होता तो इस वाटर का कलर ब्लू है क्या, व्हाइट हेवी वाटर है। चल सर को देख के दिखा सर हमारे पास देखो हमारे घर में हेवी वाटर मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप भी हेवी बन जाओगे, ठीक है। वो डाइजेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब हम छोटे थे, आप भी तो छोटे होते, उस टाइम पे दाल बनाने के लिए जो पानी यूज करते थे, तो कभी कभी ऐसा होता था कि घर के पास जो कुआं है, उस कुएं के पानी से दाल जो है वो अच्छे से नहीं पकती थी। तो मम्मी क्या करती थी, वो दूर से किसी कुएं के पास से पानी लाने के लिए बोलते थे सिर्फ दाल बनाने के लिए। इसका रीजन ये होता है जो हीटिंग वाटर होता है वो कुकिंग जो होता है उसमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस करता है। जो दाल होती है वो इसमें प्रॉपरली नहीं पकती है। अब तो गांव के लोग उनको ये सब पता है, क्योंकि ये सब हम जब छोटे थे तब ये सब हम करते थे, हम स्कूल जाते थे, सब पता था यहाँ का पानी और वहाँ के पानी में फर्क क्या है। उस टाइम में ये नहीं समझता था कि ये हेवी वाटर है या नॉर्मल वाटर है, वो बाहर देना के समझ में आया। तो उस टाइम बोलते थे कि इस कुएं के पानी से या तो इस ट्यूबवेल के पानी से जो दाल है वो प्रॉपरली नहीं पकती है। तो उसका रीजन ये होता है कि उसके अंदर कितना क्वांटिटी ज्यादा है T2O का। मैंने यही बोला कि एक ही गांव में दो अलग अलग कुएं हैं, एक कुएं में T2O का क्वांटिटी ज्यादा है और दूसरे कुएं में कम है। तो ये जो रेशियो है ये एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये कम ज्यादा हो सकता है। अब हम देखेंगे इसके केमिकल रिएक्शन, क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन किसके, हेवी वाटर के वजनी वाटर, ठीक है ना, जिसका वजन ज्यादा है। पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद कौन सा लिखा था उसमें, मेटल, रिएक्शन विद मेटल लिखा था। एग्जांपल के लिए Na का रिएक्शन H2O के साथ किए थे, क्या मिला था, NaOH मिला था, साथ में हाफ मोल ऑफ H2 मिला था। इसमें क्या होगा, Na का रिएक्शन D2O के साथ करेंगे तो यहाँ मिलेगा NaOD प्लस यहाँ पे मिलेगा हाफ मोल ऑफ D2, ठीक है। दूसरा रिएक्शन विद नॉन मेटल, कौन सा एग्जांपल देखा था, कार्बन का देखा था। कार्बन का रिएक्शन H2O के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है CO, साथ में मिलेगा H2। इसमें कार्बन का रिएक्शन D2O के साथ मिलेगा तो यहाँ मिलेगा CO, साथ में मिलेगा D2, ठीक है। रिएक्शन सेम, लेकिन हाइड्रोजन के रिएक्शन फास्ट होते हैं और ड्यूटेरियम के रिएक्शन स्लो होते हैं। रीजन इज दैट उसका एटॉमिक मास कम है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, और इसको हम कहते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। मैंने ये नहीं बोला रिएक्शन ही डिफरेंट रहेंगे, रिएक्शन का रेट स्लो होगा। एग्जांपल, H2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे 2 मोल्स ऑफ HCl बनेंगे। हम यहाँ पे T2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे 2 मोल्स ऑफ BCl बनेंगे। इन दोनों रिएक्शन को देखेंगे तो ये वाला रिएक्शन 14 टाइम फास्ट है, पहला वाला। मतलब आप दोनों का सेम क्वांटिटी लेके रिएक्शन करोगे ना तो इसमें 1 मोल मिलेगा तो इसके 14 मोल मिलेंगे, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली डबल हो जाता है। And this effect is called as isotopic effect और ये मैक्सिममली पाया जाता है हाइड्रोजन में, ठीक है। तीसरा रिएक्शन जो था वो कौन सा था, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या होगा, MgO का रिएक्शन H2O के साथ किया था, हमको मिला था MgOH/2। इसमें क्या होगा, MgO का रिएक्शन D2O के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, MgOD/2। सभी रिएक्शन सेम ही रहेंगे, फर्क कितना रहेगा, जहां पे हाइड्रोजन था वहां पे ऑक्सीजन है। एक और रिएक्शन लेके देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। एग्जांपल के लिए NaX का रिएक्शन H2O के साथ किया था, क्या मिला था, NaOH मिला था, साथ में H2 मिला था।
अब क्या करेंगे, NaH का रिएक्शन D2O के साथ मिलेंगे, क्या होगा तोड़ के देखते हैं पहले, क्या मिलेगा Na प्लस H माइनस, इसमें क्या होगा D प्लस OD माइनस। अब क्या करना है, मैच द पेयर, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा NaOD और यहाँ पे मिलेगा HD, हाई डेफिनेशन। समझा, बाकी प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बैठो। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, क्लास है।